Yes, hello everyone, this is Abhay and this is a video editorial for the Core Forces round 739 Division 3. So in this video we are going to discuss all the questions of Division 3 from A to F2. So I will try to explain all the question in the easiest way, मतलब कि सबसे easiest way मैं explain करने की कोशिश करूँगा. And the first two questions are quite easy, third, fourth, fifth. Third and fourth are quite medium and last two are quite tough. Like we can consider these both as of same kind, right? So let's get started with the question A. Dislike of threes, right? So इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें एक नंबर गिवन है, नहीं हमें ऐसा कहा गया है कि हमने एक kth नंबर चूज़ करना है कि मतलब हमारे पास एक ऐसी एरे है, सीक्वेंस है हमारे पास कहीं पर पीछे पड़ी हुई है. उस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई सा भी एलिमेंट का लास्ट डिजिट 3 नहीं है और किसी भी नंबर के सम ऑफ डिजिट्स 3 के डिविजिबल नहीं है, राइट? नॉट डिविजिबल 3, राइट? सो हमने हमने उस सीक्वेंस का kth एलिमेंट बताना है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी सिर्फ 1000 ही है. तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले सीक्वेंस को हम बना सकते हैं कि उसके अंदर हम सारे 1004 या फिर 1005 तक सारे एलिमेंट्स बना लें और 1000 kth नंबर प्रिंट करते हैं, राइट? अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ कि इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमने ट्रिवर्सल करना है 1 से लेकर 10⁻5 और 10⁻4 तक. उसके अंदर सारे अगर करंट आई का मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. अगर करंट आई का लास्ट वाला एलिमेंट 3 नहीं है जो फर्स्ट कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उसमें से किसी उसके सारे एलिमेंट्स का सम 3 से डिविजन नहीं होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम एक वेक्टर बनाएंगे STR, उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स ड्रॉ कर लेंगे. फिर एंड में करना क्या, हम n इनपुट लेंगे और n-1 एलिमेंट, बिकॉज हम जीरो बेस इंडेक्स हमने स्टोर किया है तो n-1th एलिमेंट हम प्रिंट कर देंगे, राइट? So this was the only question A, like quite easy brute force, right? So let's move on to question B. Who's opposite? Right. So in this question there are मतलब इसमें n we are given 3 integer A B C, right? मतलब इसमें ऐसा है कि काफ़ी लोग हैं वो सर्कल में बैठे हुए हैं, तो ऐसा बताया कि किसी के सामने कोई और बैठा हुआ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? If I just draw the diagram, if 1 is here and 6 is here and 1 6 2. अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि A के सामने B बैठा है और कहीं पर C बैठा हुआ. हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो C के ऑपोजिट है, ठीक है? और सर्कल की ये कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट के सामने दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, कि मतलब रैंडमली नहीं बैठे हैं, जैसे A यहाँ पर है B यहाँ पर है, ठीक है? तो मतलब ऐसा है कि एक के सामने दूसरा प्रेजेंट है और सर्कल में ऐसा है क्लॉकवाइज ऑर्डर में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स, ठीक है? तो अब उसने बोला है ए के सामने कौन बैठा है, बी. अब बताओ कि सी के सामने कौन बैठा होगा, क्या कोई बैठा हो सकता है या फिर वो सर्कल इनवैलिड है, राइट? सी के सामने कौन बैठा है. सो अब यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जितना डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा, जैसे ए पहला टेस्ट किया था ए 2 था, बी 4 था. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. A is equal to 2 and B is equal to 4. अब जैसे A और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, वैसे ही C और लेट्स सपोज दिस बी D, हमने D फाइंड करना है, राइट? अब जो C और D के बीच में डिफरेंस होगा वो भी 2 का होगा, मतलब ये क्या होगा C प्लस 2. अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर C बैठा हो और ये क्या हो सकता है C प्लस 2, C माइनस 2, राइट? ठीक है, क्योंकि ये सर्कल में है, ऑपोजिट होना चाहिए हमेशा. अगर मान लो कि C प्लस 2 C माइनस 2 नहीं है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा. अब मानो 2 4 था, 2 और ये 4. अब ये 2 4 है, इसमें ये पता लग रहा है कि इनके बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ एक हो सकता है 2 3. अब यहाँ पर इनके बीच में कोई और आ नहीं सकता है क्योंकि ये साइकिल में है और एक के ऑपोजिट एक बैठे हुआ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली देयर विल बी 1. अब बीच में अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर हो 5, लेट्स सपोज उसने बोला कि C इज इक्वल टू 5, C is equal to 5 and A is equal to 2 and B is equal to 4. तो मतलब हमें पता है कि 2 के सामने 4 बैठा हुआ है और C 5 है, बट हम देख सकते हैं 5 कहीं पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा. 5 अगर हम यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमने लेट्स सपोज कि यहाँ पर 5 डाल दिया, ठीक है, 4 के बाद 5 डाल दिया, पर 5 के ऑपोजिट यहाँ पर कोई होना चाहिए, बट 2 के बाद तो 3 है जो 1 के ऑपोजिट है, राइट? तो 5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इस कंडीशन में. सो सबसे पहली कंडीशन क्या है जो ऑब्जर्व करने वाली है कि जो D होगा जो हमने फाइंड करना है वो हमेशा C प्लस B माइनस A होगा
या फिर सी माइनस बी माइनस ए होगा, राइट। मतलब बी माइनस ए क्या है, उन दोनों का डिफरेंस। अब वो पॉजिटिव में जा सकते हैं या नेगेटिव में, जैसे ये बोला कि यहाँ पर अगर सी यहाँ पर है तो वो डी यहाँ पर हो सकता है, अगर सी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर हो सकता है, राइट। अब ये हमारी पहली कंडीशन नोट करने वाली, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि कभी भी, अब ये जो ए और बी गिवन है, ए इंटू टू कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है, राइट। ये कंडीशन कैसे ड्राइव होती है कि अगर इसी यहीं पर देख लो कि ए इंटू टू, मतलब कि अगर एक टेस्ट केस ले लेते हैं, जैसे कि हमें गिवन है कि 3 और 5 कनेक्टेड है, राइट। 3 इज कनेक्टेड विद 5। अब वैसे तो हमारी कंडीशन के हिसाब से ए इंटू टू क्या है 6 और बी क्या है 5। हमारी इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से ये क्या है फॉल्स। कैसे? अब यहाँ पर देखो 3 और 5 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हो सकते हैं, सिर्फ 4। 3 और 5 के बीच में 4 आएगा, और 3 से पहले यहाँ पर 2 आ सकता है, राइट। बट यहाँ पर 1 नहीं है कहीं पे, और उसने बोला है कि हमेशा स्टार्टिंग आंसर की 1 से लेकर n तक, मतलब n जितना मर्जी हो सकता है, पर स्टार्टिंग 1 एलिमेंट से होगी। तो यहाँ पर अगर हम 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर उसके लिए कोई चाहिए होगा, पर यहाँ पर कोई है नहीं। तो हमेशा मिनिमम कंडीशन क्या है कि a इंटू टू हमेशा b से छोटा होना चाहिए, राइट। छोटा है इक्वल, इक्वल कैसे कि 2 के सामने 4 है तो वो a इंटू टू हमेशा इक्वल है, तो 2 इंटू 4 के बीच में यहाँ पर 3 और 1 आ सकते हैं। और बस इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने कोड लिखना, राइट। तो लेट्स गेट टू इम्प्लीमेंटेशन। सो फर्स्टली आई हैव टेकन द इनपुट एंड मैंने ए में छोटी वाली स्टोर की है, बी में बड़ी, ठीक है। तो उससे कुछ डिफरेंस लेने में ईजी रहेगा, क्योंकि हमेशा डिफरेंस जो होगा बी माइनस ए होगा, नहीं तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर आ सकता है, ठीक। अब मैंने काउंट क्या किया कि, हाँ एक चीज़ और थी कि मैंने बीच में काउंट फाइंड किया। काउंट मीन्स हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी देयर इन द सर्कल, राइट। अब देखो, राइट, जैसे मैंने काउंट, अब देखो जैसे हमारे पास गिवन था 2 के सामने बैठा कौन 6, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सर्कल कितने हो सकते हैं, वो होंगे, अब इनको आप वन बेस लेके जाओ तो क्या बनेगा, 1 के सामने कौन है 5, मीन्स हम इन दोनों के सामने -1 कर देंगे। अब 1 के सामने 5 है, तो अब ये एक सर्कल है, तो इसका मतलब ये है कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे उतने पर्सन यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि सारे आपस में एक दूसरे के सामने हैं। तो 5 माइनस 1 मीन्स 4, डेफिनेटली विल बी लाइक 1 इधर, here it is 2 and here it is 3 and here it is 4, then it's 6 7 8. How it is derived? It is derived from b minus a. b minus a means elements in the one side. एक साइड में कितने एलिमेंट्स हैं 4, 5 माइनस 1 4 एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने एक साइकिल में हो सकते हैं गिवन ए और बी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर सी जो हमें गिवन है वो इनसे बाहर है, अगर सी यहाँ पर गिवन है तो मुझे 9, सी इज इक्वल टू 9। अब मुझे पता है कि एलिमेंट्स बैठ ही सकते हैं 8 है, पर सी 9 गिवन है, तो वहाँ पर मैं सीधा -1 प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि वैसा कोई साइकिल हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए यहाँ पर अगर काउंट सी से बड़ा है, और अगर ये दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फॉलो हो रही है जो दोनों इनवैलिड है, तो वहाँ पर -1 प्रिंट कर दूंगा, राइट। अब मैंने डी बनाना, ठीक है। डी कैसे बनेगा, अगर सी का डिफरेंस, मतलब सी अगर राइट साइड पे आ रहा है तो फिर हम प्लस करेंगे, सी अगर नेगेटिव साइड में आया तो हम नेगेटिव करेंगे, ठीक है। अगर सी इज मोर देन बी माइनस ए, मतलब वो सी जो है वो इस साइड आ रहा है, मतलब इस साइड सी इज मोर देन, तो हम सी माइनस बी माइनस ए करेंगे, तो वो स्ट्रो कर लेंगे। अदरवाइज हम सी प्लस ए बी माइनस ए करेंगे। अब जो डी आएगा, डी हमें पता है कि किसी भी ए या फिर बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब डी अगर ए और बी के इक्वल है तो -1, अदरवाइज डी विल बी आंसर, बिकॉज डी के हमने जो 2 वैल्यूज हमने फाइंड किया है उनके सिवा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और अगर उनमें से भी कोई एक वैल्यू अगर ए और बी के इक्वल है तो डेफिनेटली अवर आंसर विल इज -1। So this was the question B. So let's move on to question C. Infinity table. Okay. Okay. So let me just copy this image. Can I just clear this all? Yeah. I haven't used this before. Okay, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा था कि अब हमारे पास एक इंटीजर गिवन है k,
हमने के की पोजीशन बतानी है इस मैट्रिक्स में, राइट। अब इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कुछ ऐसे बन रही है कि पहला एलिमेंट यहाँ पर है, जस्ट मिनट, ओके, जैसे पहला एलिमेंट यहाँ पर है तो दूसरा एलिमेंट यहाँ से शुरू होगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तीसरा फिर 1 2 3 4, then 5, then 6 7 8 9, then 10, then here will be 11, here will be 12 13 14, then 15, then 16, राइट। ये कुछ ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे और इन्फाइनाइट तक जाएगी, मतलब बहुत m कॉलम्स हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा n रोज हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें एक इंटीजर गिवन k, हमने उसकी पोजीशन बतानी है कि वो किस i कॉमा j पे बैठा हुआ है। जैसे मैं अगर 6 की बात करूँ, 6 इज प्रेजेंट एट सेकंड रो थर्ड कॉलम, मीन्स 2,3, राइट। अब मुझे k की पोजीशन बतानी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ नोट करने वाली ये थी कि हमेशा जो पहली रो होगी, एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट इरेज दिस, जो ये वाली रो होगी परफेक्ट स्क्वायर्स की होगी, ठीक है। और बेसिकली ये हमें रो का पता है, ठीक है, तो हम इसी के थ्रू काम कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, हेयर कम से 4 का स्क्वायर, हेयर कम से 5 का स्क्वायर, राइट। सो हम इसी के थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो अब इसके थ्रू कोशिश कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वो किस रो में प्रेजेंट है kth नंबर, ठीक है। जैसे हमें k गिवन है कि लेट्स सपोज बी 11, राइट। तो मुझे पता है कि k कहाँ पर होगा, k जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है, k इज़ मोर देन 3 का स्क्वायर। सो पहले मैं k की रो फाइंड कर लूँगा। अब मुझे पता लग गया है k की रो कौन सी है, फोर्थ रो है, k की रो कौन सी है, फोर्थ। सो अब मैं क्या करूँगा, फोर्थ रो पे अब पहली पोजीशन क्या होगी इसकी, 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। अब मैं 16 में से एक एक माइनस करते जाऊँगा, क्योंकि हेयर कम्स अ ब्रूट फोर्स, बिकॉज हम एक रो में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, n मीन्स ज़्यादा रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा, n स्क्वायर नहीं जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि सिर्फ एक बार हमें वी विल मूव राइट एंड देन वी मूव अप, राइट। हमें सिर्फ उस रो उस कॉलम को देखना है, हमें पीछे वाले बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमारा एलिमेंट होगा उस वाली रो में होगा। तो अभी मैं यहाँ पे 16 पे हूँ, राइट नाउ आई एम 16, देन आई विल मूव ऑन टू 15, देन 14, देन 13। अब ये वाली कंडीशन है, ये वाली रो जो है, दिस इज अ डायगोनल, राइट। हेयर कम्स द केस ऑफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। अब मेरे पास जो ये वाली पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 16 सॉरी 4,1, राइट। अब मैं क्या करते जाऊँगा, 4,2 4,3 4,4। जब 4,4 हो गया तो मैं y को इंक्रीज नहीं करूँगा, मैं x को डिक्रीज करूँगा, मीन्स हेयर कम्स 4,4, हेयर कम्स 3,4, हेयर कम्स 3,4, हेयर कम्स 3,2, हेयर कम्स 3,1, मीन्स 3 हेयर कम्स 4, लाइक 1,4, राइट। सो अब फिर मैं ऐसे ट्रेवर्स करूँगा, राइट। अब मुझे कहीं पर भी k मिल गया तो मैं उसकी पोजीशन प्रिंट कर दूँगा, राइट। सो दिस वाज quite idea how to implement this logic. Let me show the implementation, it will be more clear, right? Let me just erase this out. Okay, so here comes the implementation. We can also do via binary search because all the rows and the columns are sorted in the increasing order, so we can search for the kth position in which row, then we can store the minimum position of the number, right? Like it can be the basic question of the binary search, right? I have not striked of the binary search at the position when I am solving. So like सबसे पहले क्या किया है, मैंने k फाइंड किया है, मतलब उससे पहले वाली रो, मतलब जहाँ तक k इज लेस देन n, ठीक है, वहाँ तक कि मैंने ज़्यादा रेज कर दिया लगता है। कैन आई कम बैक, ओके आगे। तो मतलब जैसे यहाँ पर क्या था कि मैंने k हमें 11 निकालना है, तो 11 के लिए क्या था कि मुझे चेक का आंसर करना 3 कि कितने k कब तक k 3 स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। जब 3 स्क्वायर से बड़ा हो गया तो मैं वहाँ ब्रेक कर दूंगा, मतलब जब 3 आ गया अब मैं चेक करूँगा कि क्या 4 × 4 k से बड़ा है, हाँ k से बड़ा हुआ तो मैं 3 पे ही ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि 3 उससे पिछली वाली रो है, मुझे उसकी अगली वाली रो पे सर्च करना है, ठीक है। अभी मैं कहाँ पर हूँ, 3 पे, k इज इक्वल टू 3 पे।
अगर 3 into 3 ही करंट आंसर है, क्योंकि जब 3 into 3 ये अलग केस लगाया है, क्योंकि करंट स्क्वायर रूट उसी रो पे आएगा, ठीक है। अगर है तो वेल एंड गुड, आई विल प्रिंट k into 1, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू k स्क्वायर विच इज 16th रो। देन अभी के लिए वैल्यू क्या होगी 4,1 विच इज k + 1,1। अब मैं वहाँ से y को प्लस करूँगा बिकॉज y इज राइट नाउ 1, देन आई विल इंक्रीज y एंड करंट वैल्यू इज 16, आई विल डिक्रीज 16, राइट। आई विल मूव फ्रॉम here 16 to 15, then 14, then 13। अब जब ये वाली कंडीशन आएगी, यहाँ पर x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ से मैं x डिक्रीज करना कम करूँगा, y को नहीं करूँगा। यहाँ व्हेन जब x इज इक्वल टू y हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक होगा, उसके बाद सिर्फ हमें x को डिक्रीज करना होगा, ठीक है। और वैल्यू तो हर बार डिक्रीज हो रही है, तो कहीं पर भी वैल्यू इज इक्वल टू n हो जाती है। n मीन्स जो हमें गिवन इंटीजर फाइंड करना था, तो हमारा आंसर क्या होगा x, y। हम वहीं पर x, y दोनों कोऑर्डिनेट्स प्रिंट कर देंगे। दिस वाज द क्वेश्चन C। now let's move on to question D. Make a power of D, make a power of 2, like I can say this is also brute force, if I can, yeah, it is also the brute force। so this इस क्वेश्चन में था क्या कि जैसे हमें एक इंटीजर गिवन है n, तो हम उसमें कर क्या सकते हैं, हम उसमें से कोई सा भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, मतलब इरेज कर सकते हैं कोई सा भी डिजिट उस नंबर का। और एक काम और कर सकते हैं कि हम उसमें कोई सा भी डिजिट राइट में ऐड कर सकते हैं। हमें इन दोनों ऑपरेशन को चूज करते हुए हमने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं कि वो नंबर 2 की पावर बन जाए, राइट। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। ओके, लाइक द करंट नंबर इज 1028, राइट। अब मुझे पता है, अब मैं इसको देख के कह सकता हूँ कि इसके सबसे क्लोजेस्ट जो 2 की पावर है 1024 है। तो अब इसमें क्या करना होगा मुझे कि मेरे पास कंडीशन पहला हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं टू राइट, राइट। हम राइट में कोई भी चीज़ अपेंड कर सकते हैं। तो अब इस केस में क्या करूँगा मैं कि मैं 8 को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर मैं 4 अपेंड कर दूंगा, तो ये कितने ऑपरेशन लगे 2। अब मानो कि मेरे पास नंबर क्या गिवन है 1124, राइट। तो अब इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, सो अब इसमें ऑपरेशन लगेंगे जो मैं ब्रूट फोर्स टाइप का करूँ। मुझे सबसे पहले 1 नहीं चाहिए। अब 1 नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स से बात है कि 1 रिमूव होगा तो 2 1 की जगह पर आएगा। अब मुझे इस जगह पे 0 चाहिए था, तो ये भी नहीं चाहिए होगा, ये भी नहीं चाहिए होगा, मुझको सारे रिमूव करके 0 2 4 अपेंड करने होंगे, राइट। अब बट ये इसमें कितने पॉसिबल मूव लगे हैं 6, 3 रिमूव करने के 3 ऐड करने के, राइट। बट ये इनवैलिड है, ये आंसर गलत है। इसका आंसर क्या है सिर्फ 3। कैसे, मैं इन तीनों को रिमूव कर दूंगा तो आंसर क्या बचेगा 1। 1 इज द पावर ऑफ 2, 2,0, राइट। सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन कि हमने इसको कितनी कैसे हम मिनिमम पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो इस केस से, इन दोनों केस से एक बहुत ऑब्जर्वेशन लगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सारे 2 की पावर स्ट्रॉ कर लेते हैं एक उसमें, ठीक है, एक वेक्टर में प्री कैलकुलेट कर लेते हैं टेस्ट केस के लिए सारे 2 की पावर। मीन्स 1 2 4 8 16 32 64 128 256 5 1 2 1024, लेट सपोज 1024, अब तो इतने, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, लेट सपोज कि मेरे पास नंबर है कुछ, लेट सपोज द नंबर इज 788, लेट सपोज द नंबर इज 788। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ, अब मुझे पता है कि ये 2 के एरे का साइज कितना जा सकता है 32 तक, 32 या 40 तक, ठीक है। बिकॉज द नंबर कांट एक्सीड 10^18, क्योंकि वो लॉन्ग से बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज 32 होगा। अब इसमें कितने एलिमेंट्स डिजिट हो सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 10^9 तक का नंबर होगा, इफ ईच इंटीजर 10^9, सो मीन्स 9 डिजिट्स तक एक नंबर जा सकता है, ठीक है। सो अब उसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि अब आराम से मैं ब्रूट फोर्स लगाऊँ कि हर नंबर को मैं हर 2 की पावर में कन्वर्ट करके देखूँ कि कितने मूव्स लग रहे हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ काउंट होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है।
अब जैसे मैं चाहता हूँ कि 788 सबसे पहले क्या बने 1 के इक्वल, तो क्या करूँगा 788 को मैं 1 से कंपेयर करूँगा, 788 और 1 को। अब 7 और 1 के इक्वल है नहीं, तो 7 रिमूव कर दूंगा। 8 और 1 इक्वल है नहीं, तो 8 रिमूव कर दूंगा। 8 और 8 इक्वल है नहीं, तो 8 रिमूव कर दूंगा। और 1 फिर इस वक्त क्या होगा कि मैं सारे रिमूव कर चुका हूँ, काउंट क्या होगा 3। अब मुझे कोई अपेंड करना है क्या ये, तो मैं 1 अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मूव से लगे 4। अब मेरे को 788 में अब ये लगे केस लो कि 788 और मैं 8 को कंपेयर कर रहा हूँ। 7 और 8 इक्वल है नहीं, तो 8 को रिमूव कर दिया, 7 को रिमूव कर दिया। 8 और 8 इक्वल है तो मैं कंटिन्यू किया, कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है। बट मेरे पास एक एक्स्ट्रा नंबर है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको इसके इक्वल बना रहा हूँ। अब मुझे 88 मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर मुझे इसकी इक्वल बनाने कितने मूव्स लगे हैं 2, ठीक है। तो अभी के लिए मिनिमम आंसर क्या है मेरा 2। तो अब मैं 128 की तरफ जाता हूँ। 788 128, तो 1 और 7 इक्वल करना है, तो 1 और 7 इक्वल नहीं है तो रिमूव। देन 1 और 8 इक्वल करना है, रिमूव देन आई विल अपेंड 128। बिकॉज रिमूव हम इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है कि 8 बाद में आ रहा है, पर रिमूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपेंड सिर्फ राइट से कर सकते हैं। अब राइट में सबसे पहले अगर मैं 8 को रिमूव ना करूँ, पर मेरे को राइट में सबसे पहले 1 अपेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि 1 प्रेजेंट है ही नहीं उसमें, राइट, इसलिए। अब हर एक उसमें सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे और मिनिमम नंबर ऑफ काउंट हम आउटपुट कर देंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। इसमें जो काउंट के अलावा जो हम फाइंड कर रहे हैं कि 8 बच गया या फिर वो बच गया, वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर लिया, प्री कैलकुलेट किया है सारे पावर ऑफ 2 इन द वेक्टर पावर, राइट। सो यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा टेस्ट का शुरू होता है। सो सबसे पहले क्या किया कि मैंने या मिनिमम 2 की पावर जो हमने पावर वेक्टर बनाया था उसमें रिवर्सल कर रहे हैं, और जो मिनिमम वैल्यू होगी जो वो फंक्शन रिटर्न करेगा हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट अ मिनट, या व्हाट इज दिस फंक्शन डूइंग। तो सबसे पहले मैंने उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया टू गेट इट मोर ईजियर टू चेक द करंट एलिमेंट, ठीक है। और काउंट लिया कि कितने डिफरेंट आ रहे हैं अभी के लिए, मतलब कितने सेम नहीं है। अगर एस क्या है जिसको कंपेयर करना है और चेक क्या है, लाइक व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेंडिंग x n and s, ठीक है। सो s इज द गिवन स्ट्रिंग, आई हैव टेकन द इनपुट स्ट्रिंग एंड n इज द पावर ऑफ 2, राइट। सो आई एम चेकिंग इफ अगर दोनों के क्या कहते हैं, दोनों के वो सेम है, दोनों के करंट कैरेक्टर सेम है। चेक क्या है 2 की पावर s क्या है गिवन स्ट्रिंग जो हम चेक कर रहे हैं, ठीक। अगर दोनों के कैरेक्टर सेम है तो हम दोनों मूव कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी में काउंट प्लस करने का। अगर दोनों के करंट कैरेक्टर सेम नहीं है तो हम काउंट प्लस करेंगे और हम एस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ इसको, क्लियर करता हूँ एक, ठीक है। सो जैसे 788 था और एक 788 और 8 था, ठीक है। अब मैं ब्रूट फोर्स चलाऊँ, हमारा एल क्या है 0, आर क्या है 0। सबसे पहले हम यहाँ पर है, क्या एल और 8 इक्वल हैं, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट 1 है, काउंट 0 है तो काउंट को 1 कर दिया, काउंट को क्या कर दिया 1, और मैं एल पॉइंटर को यहाँ पर आ गया। आर वही है क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए तो हम इसको मूव नहीं करेंगे जब तक वो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब 8 और 8 इक्वल हैं, अब यहाँ पर आर 1 हो गया, ठीक है। अब 8 और 8 इक्वल हैं तो मैं एल को यहाँ मूव करूँगा और आर को यहाँ मूव कर दूँगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आर का साइज़ क्या था 1 और 1 हो गया। अब एल का साइज़ क्या था 3 बट 2 तक पहुँचा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को एक एलिमेंट बच गया है। तो मैं क्या करूँगा, काउंट अब तक क्या था सिर्फ 1 का, तो मैं 1 प्लस रिमेनिंग इन एस कि इसमें जितने हमने नहीं किए, क्योंकि मुझे सिर्फ 8 चाहिए था वो मुझे पहले मिल गया, जितने बच गए वो मेरे को रिमूव करने होंगे, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिए, तो हमारा आंसर क्या है इस वक्त 2। ये केस कब था, जब जब हमने यहाँ से जब इसमें एलिमेंट बचे। अब मानो कि हमारे पास था 8, अब हमारे पास था 8 और हमने बनाना है 1024, नहीं ये कुछ अलग हो गया। हमारे पास था 78 और हमने बनाना है 1024, और नहीं, लेट्स सपोज कि हमारे पास मतलब कुछ छोटा एलिमेंट है और हमने बड़ा बनाना है,
सो लेट इट बी 81 एंड हमने बनाना है 128। ओके, हाँ ठीक है। सो अब इस केस में क्या करेंगे, हाँ इस केस में पूरा वो रिवर्सल नहीं होगा, राइट। लेट्स सपोज ये 80 है, ठीक है 80 मान लो, और लेट्स लेट दिस बी वेर इज नहीं, दिस लेट इट बी 2 एंड दिस इज 1024, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हमें पता है कि ये 2 और 1 इक्वल नहीं है, सो व्हाट वी विल डू, हम आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, और काउंट क्या होगा 1, कि हम इसको रिमूव कर चुके हैं। बट यहाँ हम देखें तो हमें ये सारे चाहिए थे, मतलब हमें 2 को 1024 में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 मूव लगा इसको रिमूव करने का, बट इसमें एलिमेंट्स बचे हैं, मुझे इसके इक्वली करने हैं, तो मतलब ये सारे मुझे पेंट करने होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, काउंट प्लस एम, इसका साइज करता है एम माइनस आर, यहाँ पर एल आएगा, ठीक है, आर जितने एलिमेंट्स बच गए हैं पीछे से, राइट। सो दिस इज द 2 कंडीशन विच वी नीड टू ऐड, कि हमारे कितने एलिमेंट्स बच गए हैं पेंट करने को, और काउंट पे हमने स्टोर किया कितने हमने रिमूव किए हैं, ठीक है। So after this we will return the count and store the minimum possible count in after traversing all the power array and print the answer, right. So this was the question D. If you still have any doubt, you can discuss in the comment section, I will do reply, right. So let's move on to question E. Question E and question F are very tricky and tough questions, right. Question E is like very intuitive question, right. सो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है एस एंड एक स्ट्रिंग है टी इनिशियली। तो मैं इसमें समझाता हूँ। हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है एस, लेट्स सपोज कि एस में गिवन एग्जांपल का केस लेता हूँ, काफ़ी बड़े एग्जाम्पल वाला, ए बी ए सी ए बी ए बी ए सी ए बी ए, और हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, एक है टी, वो शुरू में खाली है। तो अब हमने करना क्या है, हमने पहले टी में एस अपेंड करना है, कि मतलब टी में मैंने एस अपेंड किया ए बी ए सी ए बी, फिर एस में से कोई एक करेक्टर रिमूव कर देना है पूरा। लेट्स सपोज कि पहले मैंने चूज़ किया सी, तो सी को रिमूव करने के बाद क्या बचा, ए बी बी ए। अब मुझे दोबारा इसमें एस अपेंड करना है, क्या बनेगा ए बी, मैंने स्पेस इसलिए दिया है, वो स्पेस है नहीं, बस समझाने के लिए आगे चीज़ समझाऊंगा, ए बी ए बी ए। अब फिर मुझे कोई एक करेक्टर रिमूव करना है, लेट्स सपोज मैंने ए रिमूव कर दिया, क्या बचा बी बी। सो अब मुझे दोबारा बी अपेंड करनी है, एस अपेंड करना है इसमें, क्या बचा बी, क्या बचा बी बी। अब एक ही करेक्टर बचा तो मैं रिमूव करूँगा, एस क्या बनेगा खाली, खाली स्ट्रिंग बन जाएगी, तो सिर्फ इतनी ही बनेगी, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है, अब मुझे टी गिवन है और मुझे एस बताना है, एस क्या थी शुरू में और मैंने किस ऑर्डर में रिमूव किए। जैसे मैंने इसमें रिमूव कैसे किया कि पहले गया क्या, पहले गया सी, फिर गया ए, फिर गया बी, तो सी ए बी आंसर होगा, और एस जो ये वाली स्ट्रिंग थी ये आंसर होगा। हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस, राइट। सो या लेट अस, अगर, और इसमें कंडीशन ये थी कि अगर हम कोई स्ट्रिंग नहीं बना सकते, कि हमारे पास टी गिवन है और हम कोई एस स्ट्रिंग नहीं बना सकते या हम कोई ऑर्डर ऐसा रिमूव नहीं कर सकते, तो -1 प्रिंट करेंगे, राइट। सो हाउ कैन वी डू दिस, राइट। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये थी कि सबसे एंड में जो करेक्टर बचेगा, हमें टी गिवन है, टी के एंड में जो करेक्टर होगा वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आएगा वो सेकंड लास्ट रिमूव होगा, विच इज़ ए के बाद जो भी नेक्स्ट आएगा जो अभी तक रिमूव नहीं हुआ होगा वो उसके पहले आया होगा, विच इज़ सी। क्योंकि अब मैं अगर मैं पीछे ट्रेवर्सल करूँ तो एंड वाले में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, सिर्फ एक, उसके पीछे सिर्फ 2 होने चाहिए, उसके पीछे 3 होने चाहिए, उसके पीछे 4, क्योंकि हम एक ही रिमूव कर रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे कि सबसे पहले बी आ रहा है, तो हमने बी को अपेंड कर लिया, फिर ए आ रहा है, ए को अपेंड कर लिया, फिर नया सी आ रहा है, फिर हम सी को अपेंड कर लिया कि हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, सी। अभी के लिए बी ए सी हुआ, हम इसको रिवर्स कर देंगे तो सी ए बी, हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब सी ए बी ऑर्डर में हमने इसको रिमूव किया, राइट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने मास्क के थ्रू किया कि मैंने मास्क इनिशियली ज़ीरो रखा। अब शुरू में बी आया, तो बी मास्क में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मास्क तो ज़ीरो है, तो मैंने मास्क में बी ऐड कर लिया, ठीक है, अपेंड कर लिया कि उसको मैंने ट्रू कर लिया मास्क में, मतलब विजिट मान लिया। फिर उसके बाद अगर बी आएगा भी ना तो मास्क में प्रेजेंट है, तो फिर वो हमेशा आंसर 1 देगा। जब मैं मास्क एंड 1 बी करूँगा तो हमेशा आंसर 1 देगा क्योंकि वो पहले अपेंड 1 और हो चुका हुआ है, ठीक है। 1 एंड 1 ऑलवेज गिव 1, राइट। अब कोई भी नया एलिमेंट ऐसा आएगा जैसे ए आएगा, तो ए का आंसर क्या देगा, वो 0, क्योंकि ए उसमें नहीं आया। फिर मैं ए को अपेंड कर लूँगा, फिर सी नहीं आएगा तो सी को अपेंड कर लूँगा, राइट, ऐसे। अब हमारे पास ऑर्डर आ गया कि हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, सी ए बी। अब हमने नई स्ट्रिंग फाइंड करनी है। अब नई स्ट्रिंग जो गिवन, ये एस, हमने एस फाइंड करना है। अब एस फाइंड करने के लिए हमें उसकी लेंथ पता होनी जरूरी है कि वो उसमें से कितनी लेंथ का है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि जैसे सी है, सी सबसे पहले रिमूव हो गया, तो मतलब जो सी की अकरेंस होगी वो सिर्फ एक बार ही रिपीट होगी। सिर्फ जैसे मान लो कि एस स्ट्रिंग में सी आ रहा है एक बारी, तो इस टी में भी सी की अकरेंस एक बार ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर अब देखो, अब सी हो गया, अगर अगर एस में सी की बात हो रही है, एस में ए कितनी बारी आ रहा है, 4 बारी, तो टी में ए कितनी बारी आना चाहिए, 8 बारी, क्योंकि ए दूसरी पोजीशन पे आउट हुआ, मतलब वो ए की सारी वैल्यूज 2 बार रिपीट हुई हैं। तो ए ए ए ए 4, ए 8, ठीक है। अब सी तीसरे नंबर में रिप्लेस हुआ है। इनिशियली बी की वैल्यूज कितनी थी, 2, वो तीसरे नंबर में डिलीट हुई है, तो टी में बी की फ्रिक्वेंसी 2 × 3 होनी चाहिए, मीन 6 होनी चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पर चेक करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यस इट इज़ 6, राइट। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या थी कि यहाँ से हम एक इनवैलिड केस फाइंड कर सकते हैं कि अगर किसी की भी फ्रिक्वेंसी उसके डिविजिबल नहीं है इनिशियल फ्रिक्वेंसी की इक्वल, तो हमारा आंसर क्या होगा, -1, ठीक है। अगर डिविजिबल है तो हम उसको लेंथ में अपेंड कर लेंगे। अभी हमें सीक्वेंस नहीं पता है, हम लेंथ बना लेंगे। कैसे, हमें पता है कि सी कितनी बारी आया होगा, इनिशियल एक बारी आया, इसमें पोजीशन क्या है 1, तो सी आया एक बारी, ठीक है। अब बी इनिशियल कितनी कितनी बारी था, 2 बारी, और इसमें कितनी बारी आया, 2 × 3 बारी 6, मतलब इसमें कितनी बारी आया बी, 1 2 3 4 5 6, इनिशियली कितनी बारी था, 2 बारी, तो 3/2 हमारे पास कितनी लेंथ आएगी, 2 की, राइट। अब ए, हम ऐसे ए का फाइंड कर लेंगे। ए यहाँ पर इनिशियली 4 फ्रिक्वेंसी थी और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इनिशियली यहाँ पर हमारे 4 आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 7 की। अब लेंथ हमारे पास 7 की आ गई है, तो हम यहाँ पर टी में से फर्स्ट 7 का हम निकाल लेंगे बाहर। हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे चेक नाम की, मतलब चेक करने के लिए कि ये वाली स्ट्रिंग सही है कि नहीं। चेक इज इक्वल टू टी डॉट सबस्ट्रियर, मतलब सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 7 की, राइट। मतलब ये हम बाहर निकालना है क्योंकि अभी के लिए हमारे पास ये आंसर है। अब अगर ये आंसर है तो उसमें क्या होना चाहिए कि एंड में हम ये चेक करेंगे क्या ये आंसर सही है कि गलत है। अगर ये आंसर गलत हुआ तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल सही कंडीशन लगा के हमने ये स्ट्रिंग फाइंड की है, राइट। सो अभी के लिए हमने, चलो ठीक है यहीं तक रखते हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये पूरी स्ट्रिंग में से, इस पूरी टी स्ट्रिंग में से हमारे पास ऑर्डर पता है हमने किस ऑर्डर में रिमूव किए थे, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ सी ए बी, हमने इस ऑर्डर में रिमूव किए। तो अब मैं इस ऑर्डर से रिमूव करना शुरू कर दूंगा। टी स्ट्रिंग में से सबसे पहले क्या करूंगा मैं, हमारे पास पता है आंसर क्या है, अभी हमारे पास आंसर जो है करंट इज इक्वल टू ए बी ए सी ए बी ए। अब जैसा क्वेश्चन कहता है मैं वैसा करूँगा कि मैं एक स्ट्रिंग मानूंगा, लेट सपोज कि ओ अभी के लिए वेरिएबल ले लो। ओ में क्या करूँगा, पहले मैं ए बी ए सी ए बी ए अपेंड करूँगा, फिर सबसे पहले रिमूव किया गया था सी, हमें यहाँ से पता लग रहा है, तो मैं इसमें सी रिमूव कर दूंगा। क्या बनेगी, आंसर क्या बन जाएगा,
ए बी ए, फिर अगला स्टेप क्या था, मैं इसको पेंड करूँगा ए बी ए, फिर आगे हमने ए रिमूव किया तो ये क्या बनेगा बी बी। अब दूसरा स्टेप क्या था, मैं यहाँ पर बी पेंड करूँगा। अब जो ओ है, अगर टी इज इक्वल टू ओ है तो हमारा आंसर क्या है, डेफिनेटली येस। अगर नहीं है तो आंसर क्या है, -1, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन ई। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ट्रिकी है। सो बस लॉजिक ये था इसमें, बस मेन पार्ट यहाँ पर आता था कि हमने लेंथ कैसे फाइंड करनी है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू इम्प्लीमेंटेशन। बीच में कुछ पार्ट होगा तो मैं वाइट वन नोट के थ्रू समझा दूँगा। सबसे पहले मैंने सभी करेक्टर्स की इनिशियल फ्रिक्वेंसी नोट कर लिया टी में। मैंने टी को एस से इनपुट लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इनिशियल फ्रिक्वेंसी मेरी जी नाम के मैप में है। फिर मैंने एक मास्क लिया। मास्क हर बारी क्या कर रहा हूँ कि अगर वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसका और करके उसको वेक्टर उस एलिमेंट को विजिट मार्क कर रहा हूँ, मास्क में 2 कर रहा हूँ, मतलब 1 कर रहा हूँ। एंड एक वेक्टर माना ऑर्डर नाम का कि वो उसमें मैं आई और करेक्टर को पुश कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है कि मैंने पेयर वेक्टर लिया, आप सिर्फ करेक्टर को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, इंडेक्स की ज़रूरत पड़ी नहीं, राइट। उसको रिवर्स कर लिया क्योंकि हम पीछे से रिवर्सल कर रहे थे, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू होगी आई सबसे बड़े आई से स्टोर होगी, तो फिर मैं इसको रिवर्स किया तो फिर वो छोटे आई से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे रिमूवल आ जाएंगे। अब ये बात नोट करना कि सारे रिमूवल की वैल्यू किस में, ऑर्डर ऑफ सेकंड में, सेकंड पेयर कैर का, राइट। अब मैं पूरे, अब मुझे पता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, जितना ऑर्डर का साइज़ है, जितना मैप का साइज़ है, मतलब जितने एलिमेंट्स एक बार ही आ रहे हैं। क्योंकि जितने एलिमेंट्स, जितने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आएंगे हम उन्हीं को रिमूव करेंगे, जितने डिस्टिंक्ट आ रहे हैं मैंने उनमें रिवर्सल किया। अगर उनका इनिशियल फ्रीक्वेंसी करंट नंबर ऑफ रिमूवल से डिविजिबल नहीं है, जैसे इनिशियल फ्रीक्वेंसी 2 और करंट रिमूवल क्या था सेकंड, अगर डिविजिबल नहीं है, जैसे इनिशियल फ्रीक्वेंसी 3 थी तो मैंने रिमूवल कितने पे किया है, 2 पे, तो मतलब कि बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, पूरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 की। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 की, और रिमूव कितनी पोजीशन पे हुआ है, 3rd पोजीशन पे, और 6 और 3 डिविजिबल है, कि मतलब 6 में बी 2 के पेयर में 3 बार ही आया है, ठीक है, तो वो येस है। अगर वो डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कहीं पर खराबी हुई है, तो हमारा आंसर नो आएगा। जैसे मान लो कि अगर इसी गिवन स्ट्रिंग में बी यहाँ पर एक और होता, तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, हमने रिमूव कितनी पोजीशन पे किया है, 3rd पोजीशन पे, तो मतलब अब इससे कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि हम 3 के पेयर को हम बी में कैसे डिवाइड करें। तो इसका मतलब ये है कि बी यहाँ पर भी 3 का पेयर होना चाहिए था, बी यहाँ पर भी 3 का पेयर होना चाहिए था, तब जाके ये 9 बनता और 9 को हम 3 के पेयर में तोड़ सकते थे। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रिंग इनवैलिड है, आंसर -1। अगर डिविजिबल है तो हम 6/3 करेंगे, हमारा आंसर क्या 2, आंसर इक्वल 2, मतलब बी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कितनी बारी आया, 2 बारी, जो हमने यहाँ पर ऐड किया, राइट। हमने, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो हमने उसको -1 प्रिंट कर दिया उसी वक्त ही और रिटर्न कर दिया। अदरवाइज वी विल, मैंने साइज़ का एक एरे बनाया जो एक इनिशियल एस का साइज शो करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, टी की फ्रीक्वेंसी बाय उसका करंट नंबर ऑफ रिमूवल, राइट। फिर मैंने आंसर में उतने साइज़ के मैंने सबस्ट्रिंग निकाल दिया, प्रीफिक्स स्ट्रिंग निकाल लिया, फिर उसका कॉपी कर लिया आंसर में। अब कॉपी कर लिया चेक में। अब बस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो, कि सबसे पहले टी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग मान लिया, टी में मैंने चेक को पुश किया, और चेक में उस ऑर्डर के सारे एलिमेंट रिमूव करते हैं, कि मतलब उस ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको मैं पुश ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे एलिमेंट पुश करके अगली बार दोबारा चेक में प्लेस कर रहा हूँ। अगर चेक और एस इक्वल नहीं है तो -1, अदरवाइज आंसर प्रिंट कर दूंगा। आंसर के साथ ऑर्डर को, मैं जो ऑर्डर प्रिंट किया था मैंने वो अभी तक एक स्ट्रिंग नहीं बनाई थी उसकी, वो भी इंडिविजुअल पड़े हुए थे, तो एंड में मैंने उसकी भी एक स्ट्रिंग बना ली कंबाइन करके ऑर्डर नाम की, और उसको प्रिंट कर दिया, राइट। सो ये डीबग कुछ ऐसी है, डीबग रिमूव कर सकते हो, लाइक इट इज़ फॉर डीबगिंग, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन ई। काफ़ी इंट्यूशन वाला क्वेश्चन था कि आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए। बाइनरी सर्च कैन बी डन बाय बाइनरी सर्च, ओके, ठीक है। या सॉर्टिंग्स काफ़ी, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इम्प्लीमेंटेशन हार्ड थी इसकी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन F1 एंड F2. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन विद F2, तो F1 क्लियर हो जाएगा, राइट। सो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था
कि हमें एक नंबर गिवन है n और हमने एक मिनिमम नंबर x फाइंड करना है जो n से बड़ा होना चाहिए और यहाँ n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और वो नंबर ब्यूटीफुल होना चाहिए, k ब्यूटीफुल, ठीक है। अब k ब्यूटीफुल नंबर क्या है? अ नंबर इज k ब्यूटीफुल if its decimal representation has no leading zeros and contain more than k different elements digits, right? कि अगर k 2 है तो उसमें 2 डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए, जैसे इसमें 3 और 4 है, इसमें 5 और 0 है, इसमें 7 और 7 है, इसमें k डिफरेंट डिजिट्स, राइट। देन इसमें 21 है, आर ब्यूटीफुल वेयर दीज आर नॉट ब्यूटीफुल, राइट। ओके, सो हाउ उसमें k से ज़्यादा, राइट, नो लीडिंग जीरोस एंड नो मोर देन k डिफरेंट डिजिट्स, k से ज़्यादा कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज कि 77 है, इसमें सिर्फ एक ही है पर k से ज़्यादा नहीं है, राइट, और वो नंबर n से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, राइट। ये सबसे बड़ी बात है। सो इसको कैसे कर, मैंने को ये वाला केस बहुत बढ़िया लगा, ये वाला, दिस केस, राइट। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, व्हाट वाज दिस केस? 177890 केस वाज 177890 और 2, राइट। 2 मतलब उसमें 2 से ज़्यादा कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अब सबसे अब ऑब्जर्वेशन ये आ रही थी इसमें कि काफ़ी टाइम लगा ऑब्जर्व करने में इसको, कि अब हमने n के इक्वल बनाना है, n से बड़ा बनाना है। तो शुरू कहाँ से किया? एक खाली स्ट्रिंग से। लेट्स सपोज मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, हाँ नहीं ब्राउन लेते हैं थोड़ा। लेट्स सपोज कि मैंने खाली स्ट्रिंग ली 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब मुझे वो n की इक्वल बनानी है या n से बड़ी बनानी है। कंडीशन ये है कि उसमें k से ज़्यादा अलग नहीं हो सकते, k के इक्वल या कम हो सकते हैं, k से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सो इक्वल बनानी है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1, ठीक है, यहाँ पर 1 डाल दिया। मतलब अब इस पोजीशन में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 0 से लेकर 9, ठीक है। अब जब भी मैं इस पोजीशन में कोई ऐड करूँगा तो मैं एक डिस्टिंक्ट नाम के वेरिएबल में काउंट इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे मानो अभी शुरू में यहाँ पर कितना 0, अब मैंने इसको 0 से लेकर 9 तक शुरू किया है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 0 डाल दूँगा ऑफिशियली। अभी तो मतलब एम्प्टी थी, बस उसको साइज़ देने के लिए सारा 0 दे दिया था। अब उसको ऑफिशियली इसमें 0 डाला तो डिस्टिंक्ट कितने हो जाएंगे? 1, कि उसमें पहला 0 है। बट यहाँ पर देखो कि पहला 1 है और यहाँ पर पहला क्या है? 0। तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग जो है n से छोटी हो गई है, n से छोटी हो गई, तो मैं इसको यहीं ब्रेक कर दूंगा। फिर मैं कहाँ पर जाऊँगा? 1 पे, ठीक है। अब मैं यहाँ 1 पे आया हूँ तो 1 चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर आगे मूव करेंगे। फिर यहाँ पर मैं 2 भी डाल सकता हूँ, 2 नहीं डाल सकता, 2 क्यों नहीं डाल सकता मैं? क्योंकि वो 7 से छोटा होगा। फिर यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ मैं इसकी जगह? 3, मैं थोड़ा नीचे अगर लिखता हूँ 3 नहीं डाल सकता, 4 नहीं डाल सकता, 5 नहीं डाल सकता, 6 नहीं डाल सकता, 7, ठीक है। अब 7 के आगे क्या डालूंगा? अब मैं यहाँ 1 से शुरू करूँगा, 1 नहीं डाल सकता, 2, देन ऐसे करते करते कहाँ तक? अगेन 7 तक। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। अब आपको पता लग गया कि मैं क्या डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर 7 डालूंगा, यहाँ पर 7 डालूंगा, यहाँ पर अगेन here I can put 7, here I can again put I can't 8 9 0, ठीक है। ऐसे बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, राइट। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर जब मैं 7 डालूंगा वो रॉन्ग है क्योंकि मैं 7 नहीं डाल सकता। और अगर मैं इसके बाद यहाँ पर 8 डालूंगा वो भी रॉन्ग है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट चाहिए थे, पर यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए? 3, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर फिर रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ आल्सो रॉन्ग केस। सो जब यहाँ से रिटर्न होगा सो मतलब ये 8 रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पर 7 की जगह 8 लेना होगा। अब मैं यहाँ पर 8 नहीं ले सकता, यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट हो गए हैं, तो मुझे मतलब ये 8 भी रॉन्ग है, तो 8 से फिर वापस आऊँगा, यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा तो आगे क्या करूँगा? आगे क्या लूँगा? 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर मुझे दोबारा 8 ही लेना पड़ेगा। मैं 1 ले सकता हूँ, राइट। 1 इसलिए ले सकता हूँ कि अभी भी कितने डिस्टिंक्ट हैं? 2, और वो n से छोटा है क्योंकि एक एलिमेंट हमारे पास बड़ा आ चुका हुआ है।
फिर आगे सारे कितने लूँगा 1 1 1 1। सो हियर यू कैन सी हेयर अकर से रेकरेंस रिकर्शन चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले 0 0 0 0 से शुरू कर रहे हैं और हम हर एलिमेंट को 0 से लेकर 9 तक देखेंगे, 0 से लेकर 9 तक देखेंगे। अगर ये वाला करंट एलिमेंट पीछे कहीं, मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पर 1 देखा, अगर 1 पीछे कहीं पर अकर कर रहा है इस सबस्ट्रिंग में ऑफ लेंथ 2, उसके पीछे वाली में, तो उसका डिस्टिंक्ट करैक्टर ऐड नहीं होगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका हम डिस्टिंक्ट करैक्टर ऐड कर लेंगे +1। अगर डिस्टिंक्ट करैक्टर के से ज़्यादा हो रहा है तो हम रिटर्न खाली स्ट्रिंग कर देंगे। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विथ दिस स्ट्रिंग एंड मूव ऑन। और एक कंडीशन और थी कि जितनी स्ट्रिंग हमने अब तक बनाई है वो n से हमेशा छोटी होनी चाहिए। आगे वाली हमने बनाई नहीं तो उसको हम बाद में देखेंगे। जितनी बन गई है वो हमेशा n से बड़ी या इक्वल होगी, n से छोटी नहीं हो सकती है, राइट। तो जैसे हम इसकी कंडीशन 0 से लेकर 9 तक हम कोई भी एलिमेंट देखेंगे जो गिवन स्ट्रिंग के ith से बड़ा या इक्वल है, ठीक है, और उसको ऐड करने के बाद डिस्टिंक्ट करैक्टर k से ज़्यादा नहीं जा रहे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर k=2 और k=10 का कमांड कोड रेकमेंडेशन काफ़ी सही बना है। पहला इजी वाले में k=2 था, राइट। सो सबसे पहले क्या किया कि मैंने गिवन जो n था, जो नंबर था, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वो इजी था कि मैं उसके हर एक नंबर पे रिवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। सो यू कैन इग्नोर दिस। मुझे सबसे पहले लगा था कि मैं गिवन सबसे पहले डिस्टिंक्ट फाइंड करके उसमें चल सकता हूँ, ठीक है, और लीव इट। सो बट आई एम डूइंग इन दिस रिकर्शन फंक्शन गो कि लेट मी जस्ट, हाँ, तो सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स आई एन डिस्टिंक्ट न्यू के एन ओरिजिनल, मतलब आई जिस स्टार्टिंग आंसर करूँगा मैं 0 से, सो आई विल सेंड 0। और मुझे कितने साइज तक जाना है, n तक, मतलब n साइज है पूरे उसका स्ट्रिंग का। दिस इज 0, 0 है रेफरेंस टू शुरू में कितने डिस्टिंक्ट है, राइट, शुरू में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हियर कम्स द स्ट्रिंग विच इज इनिशियली फुल 0 ऑफ साइज n विच इज साइज ऑफ z, साइज ऑफ s इज द स्ट्रिंग ऑफ n जो हमें n इनपुट लिया था। k इज कि हमें कितने डिस्टिंक्ट चाहिए और कितने अभी कितने 0 कितने चाहिए k, और हियर इज अ s स्ट्रिंग। सबसे पहले अगर डिस्टिंक्ट k से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम खाली स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और ये कंडीशन किसके लिए है, अगर करंट 0 से लेकर i तक जितनी हमने न्यू स्ट्रिंग बनाई है, न्यू, ठीक है, वो छोटी है ओरिजिनल से। हमें छोटी नहीं चाहिए, छोटी होगी तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर हमें क्या चाहिए, बड़ी या इक्वल। अगर छोटी है तो हम खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, हमारे पास वैलिड आंसर नहीं है। और i इज मोर देन n या फिर इक्वल होगा तो फिर हम उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारे पास हमें सिर्फ n लेंथ की चाहिए, राइट। दीज आर द बेस कंडीशंस ऑफ रेफरेंस। सो अब हमने क्या करना है, अब हम करंट आई पे वैल्यूज रख सकते हैं 0 से लेकर n9 तक, ठीक है। अब मैंने करंट आई पे वैल्यू रख दी 0, मतलब वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि वो वैल्यू कहीं पीछे अगर करी है। अगर वो कहीं पर पीछे अगर करी है, इफ़ 0 से लेकर आई के बीच में कहीं पर पीछे वैल्यू अगर करी है तो मैं उसको डिस्टिंक्ट वैल्यू काउंट नहीं करूँगा। अगर वो अगर नहीं करी है मीन्स फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स ही है, तो फिर मैं उसमें डिस्टिंक्ट करैक्टर ऐड करके रेकरेंस कंटिन्यू करूँगा। कब तक, जब तक आई इज़ मोर देन एन, मतलब आई पूरा नहीं हो जाता या फिर कोई इनमें से कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब ट्रू नहीं हो जाती कि यहाँ पर रिटर्न एम्प्टी या फिर कुछ। अगर ये सब करने के बाद मेरे पास एक काफ़ी भरी हुई स्ट्रिंग आती है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि मैं फॉल्स केस पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आती है तो मैं उसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न आंसर कर दूँगा, राइट। एट द एंड आई विल प्रिंट द आंसर and this is giving the correct answer in both f1 and f2. So the this division 3 round is very best round, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे and this en f1 f2 are quite good questions, right. I get approx 1 hour and 2 hour, 2.5 hour in both these question. These are very tough questions, right. So this was the editorial for the division 3 code forces round, and if you like the video, like the editorial, do like and subscribe the channel, and we will meet you in the next video editorial, right. So till then, happy coding and stay safe, right. Bye.